श्रोताओं नमस्कार। रेडियो किसान दिवस की रेडियो रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपका दोस्त बालमुकुंद सुमन और पवन शर्मा। दोस्तों, कृषि तकनीक को प्रयोगशाला से खेतों तक पहुंचाने में रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किसान और रेडियो का साथ उस वक्त से है जब संचार के साधन इतने उन्नत नहीं थे। तब कृषि संबंधी जानकारियों को गांव-गांव में किसानों तक पहुंचाने में रेडियो ने पहल कर कृषि जगत तथा किसानों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण कर ढाणी ढाणी तक तकनीकी जानकारियों का प्रसार किया। आकाशवाणी ने हमेशा तकनीकी विशेषज्ञों तथा किसानों के बीच सेतु का कार्य किया। इसी क्रम में रेडियो किसान दिवस का आयोजन आकाशवाणी करता आया है, जिसके माध्यम से प्रगतिशील किसान विशेषज्ञ संवाद के द्वारा कृषि में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। इसी के चलते दिनांक 15 फरवरी 2026 को आकाशवाणी परिसर झालावाड़ में रेडियो किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री जैविक श्री हुकुमचंद जी पाटीदार रहे। साथ ही अन्य अतिथियों में श्री वासुदेव मीणा, जिला विकास प्रबंधक DDM ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन, निदेशक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान झालावाड़, डॉक्टर नरेश शर्मा, उप निदेशक जैविक उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर एवं डायरेक्टर एजुकेशन कृषि विश्वविद्यालय कोटा वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, डॉक्टर यूनुस खान, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़, डॉक्टर रितु राठौड़, सहायक आचार्य कृषि अर्थशास्त्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़, डॉक्टर तुलिका आचार्य, वैज्ञानिक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़, श्री हितेश मुवाल, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ तथा डॉक्टर जितेंद्र कानोड़े, उप निदेशक पशुपालन विभाग डग झालावाड़ रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में स्वागत भाषण में आकाशवाणी झालावाड़ के कार्यक्रम प्रमुख कमल प्रसाद मीणा ने अपने उद्बोधन में कहा। परम आदरणीय पद्म श्री जैविक श्री हुकुमचंद जी पाटीदार जी, कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ, उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ के विशेषज्ञ और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से आए सभी विशेषज्ञों और सबसे ऊपर जो आज हमारे यहाँ पे प्रगतिशील किसान इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, उन सब का आकाशवाणी झालावाड़ परिवार की ओर से स्वागत, अभिनंदन। आकाशवाणी और किसानों का जो रिश्ता है बहुत पुराना है। बदलते परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि खेती बाड़ी के समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज का जो ये आयोजन हो रहा है और लगातार सतत रूप से जो भी आयोजन होते रहते हैं, उन सब का ध्येय यही है कि हमारे जो किसान साथी हैं, कृषक हैं, उनकी आय का संवर्धन हो, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो और जो हमारी खाद्य सुरक्षा है वो सुनिश्चित हो, उसमें गुणवत्ता स्थापित हो। तो क्रमिक रूप से भारत सरकार का ये प्रयास रहता है विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से। आज यहाँ पे झालावाड़ में जितनी भी एजेंसियां हैं एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र की, उन सभी के विशेषज्ञ तकरीबन यहाँ पे सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ प्रगतिशील किसान भी हैं। आप सब जानते हैं हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसके समक्ष बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है किसान की आय को सुनिश्चित करना, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरी बड़ी चुनौती है मृदा स्वास्थ्य और तीसरी बात है कि हमारी जो जोत का आकार है वो बहुत छोटा होता जा रहा है, जोत अनार्थिक हो रही है। और झालावाड़ में तो बहुत बड़ी बात है कि पद्म श्री जैविक श्री जी यहाँ पे एक उदाहरण है हमारी एग्रीकल्चर के लिए। उन्होंने जितने भी प्रयोग किए हैं, हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिकों से भी आगे बढ़कर उन्होंने जैविक खेती के जो अनुसंधान किए हैं वो हर मंच पर जाते हैं, हमारे किसान भाइयों के साथ सहभागिता करते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्रामों में वो शामिल होते हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। कृषि क्षेत्र की बात करें, आजादी के समय लगभग 80% किसान इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे और लगभग 70% के आसपास हमारी GDP में खेती का योगदान था, जो घटकर अब 17 से 18% के आसपास हो गया है। सेवा क्षेत्र का आकार बढ़कर ऊपर हो गया। जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं होती है उसका ये संकेत होता है कि अगर सेवा क्षेत्र का आकार अगर बड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से देश को विकसित देश की कैटेगरी में माना जाता है। लेकिन अब चुनौतियां हमारे समक्ष दूसरी है।
हमारा जो मृदा स्वास्थ्य है वो गिरता जा रहा है, इस पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। जैविक कार्बन उसमें बहुत कम होता जा रहा है। ये माना जाता है कि अगर जैविक कार्बन की उपस्थिति 0.75% से अगर 1% तक होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन अभी उसका स्तर गिरकर 0.5% से कम होता चला जा रहा है। इसीलिए भारत सरकार का ये फोकस है कि हम अब जैविक खेती और प्राकृतिक खेती, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें और जो कार्बनिक अंश है खेती में, मृदा स्वास्थ्य में, उसको चाहे हरी खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, उसके माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं, उसका संवर्धन करें। तो बड़ी चुनौतियां हैं हमारे कृषि क्षेत्र के समक्ष, और उन्हीं चुनौतियों के मद्देनजर उनके कुछ समाधान तलाशने के लिए यहाँ पे पारस्परिक संवाद के लिए आज विशेषज्ञ हैं, हमारे प्रगतिशील किसान यहाँ पर है। तो हम चाहते हैं कि वो आपस में पारस्परिक संवाद को स्थापित करें और जो ये आयोजन है उसमें से कुछ ऐसी बातें निकल कर आए जो हमारे किसानों को एक नई राह दिखाएं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि किसान जो यहाँ पे हैं वो विशेषज्ञों से जब संवाद करेंगे तो कुछ ऐसी बातें जरूर उठाएंगे निसंकोच, जो अन्य किसानों के लिए, चूंकि इस आयोजन का प्रसारण भी FM से होगा, तो वो निश्चित रूप से कुछ ऐसे बेसिक मुद्दे यहाँ पे उठाएंगे और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, संबंधित विशेषज्ञ उठकर उसका समाधान भी देंगे। ये जो पारस्परिक संवाद है उसका प्रसारण भी होगा, सोशल मीडिया पर हम उसको डालेंगे भी। आकाशवाणी की भूमिका की बात करें तो सोशल मीडिया पे, आकाशवाणी पे हमारे ये जो हैंडल्स हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बैठे हुए लोग बैठे बैठे इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अन्य लोगों को भी अगर वो फील्ड में जाएं तो निश्चित रूप से आकाशवाणी के इस सोशल मीडिया अभियान को वो प्रमोशन दें। दूसरी बात यह है, जो भी खेती किसानी हम करते हैं उसमें जो वैज्ञानिक तौर तरीके हैं, किसान भाइयों को निश्चित रूप से उनको अपनाना चाहिए। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में भी लगभग उसी तरह से बहुत एडवांसमेंट हो रहा है और लगातार क्रमिक रूप से बदलती जा रही है। हम प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। फार्मिंग में भी डेटा का बहुत महत्व है, फार्मिंग में ड्रोन का बहुत महत्व है। तो प्रिसीजन फार्मिंग में, जिसे हम कहते हैं कि सटीक खेती, हम हमारा जो पूरा हिस्ट्री है खेती करने का उसके डेटा संग्रहित रखेंगे, ड्रोन का प्रयोग करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। उसमें ऑटोमेशन भी है आगे चलकर। तो जब तक किसान भाई इस टेक्नोलॉजी को, नवीनतम अनुसंधानों को नहीं अपनाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मृदा का स्वास्थ्य और आदमी का जो स्वास्थ्य है वो आपस में म्यूचुअली इंटरकनेक्टेड है। अगर मृदा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम हमारे स्वास्थ्य की बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते कि वो अच्छा होगा। तो सबसे बड़ा फोकस हमें मृदा स्वास्थ्य पर करना होगा। आज जैविक श्री जी यहाँ पे है, वो बताएंगे कि हम हालात किस तरह से बदतर होते जा रहे हैं और हमारे प्रयास किस दिशा में चल रहे हैं। तो अंत में यही कहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा सुनिश्चित किया है, जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो ये जो पंच लाइन है हमारी खेती बाड़ी के लिए, जब भी हम खेती बाड़ी में खेतों में जाएं तो इन सब बातों का ध्यान रखें और आने वाला जो कल है वो हमारा सुरक्षित हो, हमारी खेती किसानी उज्जवल हो। आप सभी ने सहभागिता की और विशेष तौर पर मैं यहाँ पे जो हमारे विशेषज्ञ आमंत्रित है, हम कई बार बाहर रिकॉर्डिंग के लिए भी जाते हैं और इनको यहाँ पे बुलाते भी हैं, तो इनका बहुत सहयोग रहता है। तो आत्मिक आभार इन सब के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के लिए ये लोग इसी तरह से समय निकालते रहेंगे। आप सभी ने यहाँ पे सहभागिता सुनिश्चित की, आप सभी का धन्यवाद। इसी के चलते दूर दराज से आए किसानों को संबोधित किया श्री वासुदेव मीणा, जिला विकास प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड, झालावाड़ ने। मैं नाबार्ड की ओर से आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में नाबार्ड अभी जिले में विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, जिसके अंदर हमारे RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर वर्तमान में 82 प्रोजेक्ट हैं, जिनको हम अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे PWD, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनके माध्यम से हम चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके लिए हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट फंड के अंदर उद्यानिकी के बगीचे के विकसित करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 500 परिवार लगभग 500 एकड़ में अपने बगीचे लगा रहे हैं, जिसमें सारा एंड टू एंड सब्सिडी और ग्रांट नाबार्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके अलावा हमारे 3 वाटरशेड प्रोजेक्ट, एक ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट
डग और भवानी मंडी ब्लॉक में कार्यरत हैं, जिसमें हम 5000 एकड़ में नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट और लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा बैंकों को रिफाइनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव बैंकिंग को हम मुख्य रूप से रिफाइनेंस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे गांव की सहकारी सोसाइटी होती है पैक्स, उसका कंप्यूटराइजेशन का कार्य अभी वर्तमान में किया जा रहा है। इसके अलावा एफपीओज पे हम काम कर रहे हैं और उन सब में हमें यहाँ के जो विभाग हैं, हमारे केवीके हैं, कृषि महाविद्यालय, आरसीटी, इनके माध्यम से हमें सहयोग मिल रहा है। मैं इन सब से आगे बढ़ते हुए आप सबसे जो बात कहना चाह रहा हूँ, 2026 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया है। तो हम इस साल में जो नाबार्ड कर रहा है कि हम महिलाओं के साथ किस तरीके से हम कार्य कर सकें, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, उनकी जो एसएचजी और एफपीओज हैं, उनकी एंटरप्राइजेज को कैसे हम वैल्यू चेन में ले जा सके, इस चीज़ पे हम कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमारे साथ यहाँ पे जो भी संस्थान है, के हो गया, एग्रीकल्चर कॉलेज हुए या फिर कोई एनजीओ है, वो उसमें किस तरीके से मदद कर सकते हैं, अपना आप प्रपोजल दे सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज और इंडिविजुअल हैं, वो हमें एफएसपीएफ या क्लाइमेट चेंज से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई प्रपोजल है जो उन्नत कृषि से संबंधित, अगर आपका कोई जो आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो एक कंसेप्ट नोट हमें देकर आप हमें दे सकते हैं। तो हम उसमें आपको ग्रांट प्रोवाइड करके उस क्षेत्र में हम आप काम कर सकते हैं। जैसे हमारा ऑरेंज हुआ या गार्लिक हुआ या कोरिएंडर हुआ, इस क्षेत्र में जो इनमें जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको हम कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर आप हमें एक कंसेप्ट नोट देके हम ग्रांट प्रपोजल उसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिले की जो कृषि संबंधित समस्याएं हैं उसमें हम पार पा सकते हैं। तो आप सबको बहुत बधाई, आकाशवाणी झालावाड़ को बहुत बधाई ये आज का प्रोग्राम आयोजित करने के लिए। आप सबको शुभकामनाएं। ग्रामीण स्वरोजगार कैसे प्राप्त करें, ये जानकारी दी डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन, निदेशक पीएनबी झालावाड़ ने। सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी झालावाड़ को इस सुंदर और भव्य आयोजन के लिए और दिव्य आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आदरणीय श्रीमान हुकमचंद जी पाटीदार, जो कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, जहर मुक्त खेती के प्रचारक प्रसारक, और मैं तो ये कहूँगा कि झालावाड़ में स्थापन करने वाले हैं और आज मंच पे उपस्थित हैं, तो इनके आने से कार्यक्रम दिव्य भी हो गया। तो दिव्य और भव्य कार्यक्रम के लिए बधाई के पात्र है आकाशवाणी झालावाड़। आज हमारी खेती में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारे मीना साहब जो कि कार्यक्रम समन्वयक, उन्होंने बताया, इन सब चुनौतियों को हम सब लोग पहचान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और इनसे निपटने के लिए कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे किसानों को जागरूकता का अभाव है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं शायद इनको पता होगा, लेकिन गांव के दूर दराज क्षेत्रों में हमारे जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, शायद आज भी खेती की जो महीन चीजें हैं, बारीकियां हैं, तकनीक है, या इन रसायनों के जो दुष्परिणाम हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो वंचित है, जानकारी से वो वंचित है। तो हम सभी लोग, शायद हमारा ये प्रयास है, हमारी ये जिम्मेदारी भी है कि हम उन सब किसानों को जागरूक करें खेती की जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए, क्योंकि आज हमारी खेती के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आमदनी का घटना। प्रति हेक्टेयर हमारे जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ने के बजाय घट रही है। इसके कई सारे कारण हैं, जो कारण पहले भी बताए, अभी आदरणीय हुकमचंद जी पाटीदार को हम सुनेंगे। इनको जितने भी बार हम सुनते हैं, नई नई चीजें हमें जानने को मिलती है। लेकिन जितने भी कारण हैं उन सबका एक ही परिणाम है कि हमारी उत्पादकता घट रही है और जोत का आकार भी घट रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। तो इन परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें तकनीक को बदलने की आवश्यकता है। आकाशवाणी झालावाड़ के माध्यम से नई नई तकनीक को शाम को 7 बजे प्रसारित किया जाता है और हमारे किसानों को जो दूर दराज के क्षेत्र है उनको लाभान्वित किया जाता है। मैं खुद भी आकाशवाणी का श्रोता हूँ। शाम को मैं 7 बजे अपने ऑफिस से निकलता हूँ तो मेरी कार में एफएम चलता है 103.2 मेगाहर्ट्ज और उसमें हम किसान वाणी कार्यक्रम सुनते हैं या अपना जो ग्रामीण अंचल का कार्यक्रम है वो सुनते हैं। और जब तक मैं कार में बैठा रहता हूँ, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता उसके बाद ही मैं घर जाता हूँ, या कभी लेट भी होता है तो ऑफिस में भी सुनते हैं। ये बेहतरीन प्रयास है इस आकाशवाणी का कि हमारे किसानों को जागरूक किया जाए, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में 3 जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे पहली अनुसंधान, दूसरा है उसका अध्ययन और अध्यापन, तीसरा है उसका प्रसारण। इन सब में मैं कहूँ तो सबसे कठिन हमारा प्रसारण ही है। हमारे पास अच्छी अच्छी तकनीक है,
लेकिन वो तकनीक शायद हमारी प्रयोगशाला में है, शायद हमारे अनुसंधान केंद्रों में है, शायद हमारे महाविद्यालयों में है, लेकिन वो तकनीक हमारे किसानों के पास नहीं पहुंच पा रही है। उस तकनीक को प्रसारित करने के लिए हमारा आकाशवाणी झालावाड़ का ये चैनल प्रयासरत है और ये बधाई का पात्र भी है कि हमारे किसानों को जागरूक कर रहा है और समृद्ध कर रहा है। इस दिशा में हमारा संस्थान, चूंकि मैं थोड़ा सा मेरे संस्थान के बारे में भी बोलना चाहूंगा, मेरा संस्थान भी किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को आइडेंटिफाई कर, ओरिएंट कर, मोटिवेट कर, ट्रेंड कर और असिस्ट कर नई तकनीक से जोड़ते हैं। हमारे काफी किसान यहाँ पे बैठे हैं, हंसराज जी यहाँ सामने विराजमान है। जैविक खेती करने वाली एक महिला किसान हमारे बीच विराजमान है, उन्नत खेती कर रही है, पशुपालन कर रही है, ममता जी, मुकुंद जी, सोनू जी, बहुत सारे किसान मेरे यहाँ पे विराजमान है और मुझे देख के आज खुशी भी है कि आप लोग इस कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं। तो मेरा संस्थान इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है कि किसानों को कैसे नई तकनीक से जोड़ा जाए, किसानों की आय में वृद्धि कैसे की जाए, और इस शर्त पे नहीं कि हमारे साधनों और संसाधनों को दूषित करते हुए की जाए। हमें हमारे साधनों और संसाधनों को संरक्षित करते हुए हमारी खेती की आमदनी को बढ़ाना, इस दिशा में मेरा संस्थान प्रशिक्षण देता है। हमारा संस्थान 18 से लेकर 50 वर्ष के उन युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को प्रशिक्षण देता है और न केवल प्रशिक्षण प्रदान करता है, प्रशिक्षण के बाद उनको एक हैंड होल्डिंग भी देता है, क्योंकि प्रशिक्षण देके छोड़ देना तो उस प्रशिक्षण की सार्थकता नहीं होती। तो हम उनको सहायता देते हैं, सतत सहायता देते हैं, तकनीकी सहायता देते हैं और बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान कर उनका व्यवसाय स्थापना कराते हैं। अभी आरसीटी झालावाड़ द्वारा, चूंकि आरसीटी झालावाड़ एक जिला स्तरीय संस्थान है, तो आरसीटी झालावाड़ द्वारा इस क्षेत्र में काम किया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम अभी हमारा रहा है, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार 2 वर्षों से श्रेष्ठतम के रूप में हमें पुरस्कृत किया जा रहा है, तो वो काम है हमारा पशुपालन के क्षेत्र में। अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, अगर हम जैव मुक्त खेती की बात करते हैं, तो मैं मानता हूं कि ये बिना पशुपालन के संभव नहीं है। तो हम चाहे गौपालन हो, चाहे भैंस पालन हो, पशुपालन हो, इस दिशा में हमने काम किया। लोगों को हमने गुजरात मॉडल पे यहाँ पे प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया और नई नई डेयरी फार्म, जो कि व्यावसायिक डेयरी फार्म स्थापित करने का काम किया। उनमें से कुछ किसान आज हमारे बीच में उपस्थित भी है। तो इस दिशा में हमारा एक प्रयास रहा और वो किसान न केवल डेयरी फार्म स्थापित करके अपने आजीविका वर्धन कर रहे हैं, बल्कि अभी वर्मी कंपोस्टिंग, जो कि जैविक खेती का एक महत्वपूर्ण घटक है, उस वर्मी कंपोस्टिंग के माध्यम से अब भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं और अपनी खेती में वो वर्मी कंपोस्टिंग डाल रहे हैं। साथ ही हमारा संस्थान एक चीज पे नया काम कर रहा है, चूंकि किसानों को हम कितना ही जागरूक कर दें या प्रयास कर ले, आज भी हमारे किसानों का पहला और आखिरी जो सलाहकार है वो आदान विक्रेता है, यानी इनपुट डीलर है, जो खाद बेचता है, दवाई बेचता है, जो बीज बेचता है, वही उनका सलाहकार होता है। उसके पास आता है, उससे सलाह लेता है कि इसमें क्या बीमारी है, क्या छिड़कना है, क्या नहीं छिड़कना। और हमारे जो आदान विक्रेता है वो अपने लाभ के लिए रसायनों की थैलियां भर भर के किसानों को दे देता है, शायद उसकी जरूरत भी नहीं होगी। और इसका परिणाम ये आ रहा है कि हमारी माटी दूषित हो रही है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और हमारा जो अन्न है वो भी जहरीला हो रहा है। तो इस दिशा में हमने सोचा कि हम हमारे जो आदान विक्रेता है इनको प्रशिक्षण प्रदान करें, इनको खेती की जो तकनीकी जानकारी है उससे सज्ज करें। हमारे जो आदान विक्रेता है इनको जहरीली खेती, जो है रासायनिक खेती, उसके दुष्परिणामों को बताएं। तो इसकी दिशा में भी हमारा संस्थान लगातार इन आदान विक्रेताओं को प्रशिक्षित कर रहा है। अभी 200 से ज्यादा आदान विक्रेता हमारे झालावाड़ जिले के संस्थान के द्वारा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। शायद मैं आकाशवाणी से निवेदन करूंगा, कभी किसी जो जैविक आदान विक्रेता है उसको बुलाएं और उसकी बात को झालावाड़ जिले में प्रसारित करें। शायद वो आदान विक्रेता भी प्रेरित हो जो आज जहर बेच रहा है या जो रसायनों को अंधाधुंध तरीके से अपने स्वार्थ के खातिर बेच रहा है। तो इस दिशा में हमारा संस्थान लगातार कार्य कर रहा है। आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोगों को अगर कोई ऐसा किसान लगे कि जिसको तकनीक की जानकारी है, जो बेरोजगार है या जो खेती में पिछड़ा हुआ है और फाइनेंशियली भी उसको दिक्कत है, तो आज आप हमारे संस्थान को भेज सकते हैं। हम निश्चित रूप से उसको मदद करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई भी किसी भी गांव में बेरोजगार है, निठल्ला, एकदम कोई काम नहीं कर रहा, उसको आप मेरे पास भेजिए। हम उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढेंगे और उसकी व्यवसाय स्थापना कराएंगे। इस दिशा में हमारा संस्थान कार्य कर रहा है। इस मंच पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आरसीटी झालावाड़ भारत के 612 जिलों के आरसीटी झालावाड़ों में अभी नंबर 1 पे है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
लगातार 2 वर्षों से इस संस्थान को 200 में से 200 अंक प्रदान करते हुए इसको श्रेष्ठतम संस्थान बनाया है। और इसका श्रेय मैं सारे कृषि जगत के महानुभाव, आप सभी किसान भाई, हमारे झालावाड़ जिले के जो युवा हैं उनको सबको श्रेय देता हूं, और मेरी टीम को भी श्रेय देता हूं कि क्योंकि टीम के बगैर ये संभव नहीं था, लेकिन मेरी टीम ने किया, तो हम इस दिशा में कार्यरत है। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, स्नेह और प्रेम देने के लिए आकाशवाणी झालावाड़ का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करूंगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रोफेसर उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ ने गिरते भूजल स्तर पर अपने संबोधन में कहा, विज्ञान तो अच्छी तरह समझता है, किसान जो अनुभव से जुड़े हुए हैं ये भी समझते हैं, पर हमारे चेतने की अभी भी जरूरत है। इस दर्शक दीर्घा में कुछ कृषक बंधु बैठे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताइए, गेहूं में कितना सिंचाई लगाते हैं? किसी की आवाज? 4 से 5। कितना गहरा सिंचाई देते हैं? सिंचाई की गहराई इतनी जमीन गिल्ली होती है, इतनी होती है, और अधिक गिल्ली देखिए आप, ये तो 45 सेंटीमीटर कर दिए। गेहूं और इसके दूसरे जो फसल हैं, सब्जियां हैं, जिनकी जड़ें जमीन पर रहती है, सिर्फ जमीन इतना गीला होना चाहिए, और अगर इतना गीला करते हैं तो हम इसको मानते हैं 5 सेंटीमीटर। 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी लगाते हैं तो 1 लाख लीटर पानी लगता है। अगर आपने खेत को इतना गीला किया तो प्रति सिंचाई 5 लाख लीटर पानी लगता है, और 4 सिंचाई में 20 लाख लीटर पानी लगता है। और किसी किसान भाई ने बता दिया इतना लगाते हैं 30 सेंटीमीटर, तो 30 लाख लीटर प्रति सिंचाई। 4 सिंचाई बराबर 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी, और 1 करोड़ 20 लाख लीटर पानी में शायद बमुश्किल 20,000 का शुद्ध मुनाफा भी गेहूं से लिया है कि नहीं लिया है, ये एक संशय की बात है। तो क्या हमको उसी गति से पानी को इस्तेमाल करते रहना है? मैं उद्यान विशेषज्ञ होने के नाते ये फर्ज समझता हूं कि आपको जरूर आगाह कर दूं। हमारा ये क्षेत्र उस तरह से झालावाड़ में 1200 मिलीमीटर बरसात होती है, पर हमारे हिंदुस्तान का अधिकांश हिस्सा अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है, और अर्ध शुष्क क्षेत्र की भी एक नियति है, जितनी बरसात होती है उसका 2 से 5 गुना पानी उड़ जाता है। और प्रकृति को आप समझें अगर, तो सहारा जैसे रेगिस्तान में जितनी बरसात होती है उसका 20 गुना पानी उड़ जाता है। तो हम तो अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करें, जितनी बरसात होती है उसका 2 गुना पानी उड़ जाता है। और यही कारण है, हमारे पाटीदार साहब बैठे हैं, शायद इसमें हामी भरेंगे कि धरती का जल स्तर शायद ही ऊंचा उठ रहा है। क्यों? गर्माहट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, और बाष्पन से पानी जितना बरसता है उसका 2 गुना पानी उड़ जाता है। रही सही कसर हमने अतिशय जल उपयोग करके किया, तो धरती का जो भूगर्भ का जल है ये भाई 600 फुट 700 फुट जा रहा है। तो जैसलमेर और बाड़मेर तो छोड़ दीजिए, हमारे झालावाड़ में अभी वो स्थिति नहीं है, पर झालावाड़ भी डार्क जोन में तो है ही। शायद कुआं खोदने के लिए आपको सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो मैं इस मंच से यही कहता हूं कि पानी को बचाने की जरूरत है, कम इस्तेमाल करने की जरूरत है। खेती में जो कुल उपलब्ध जल है इस धरती पर, उस तरह से ये 1% से कम है। 0.6% पानी ही उपलब्ध है खेती के लिए, और इसका भी 81% जल खेती में लगता है। तो अगर जल बचत की बात करनी है तो खेती में सोचनी पड़ेगी। ये हमारा भ्रम है कि हम सोचते हैं इंडस्ट्री में, दूसरे काम में, डेवलपमेंट में पानी लगता है। नहीं, सबसे ज्यादा पानी खेती में लगता है 81%। तो बचाना है तो हमको बचाव यहीं से शुरू करना पड़ेगा। और बहुत ही छोटा सा प्रयास, अभी आप लोग सरसों, गेहूं, चना, धनिया, पता नहीं क्या क्या खेतों से कटेंगे, उसके भूसी को भी आप खेत में बतौर पलवार लगा सकते हैं। आज हमारे एक किसान यहाँ पर नहीं है, वो बता रहे थे, इधर दित्या खेड़ी साइड के हैं, वो कह रहे थे साहब हमने प्याज का जो छिलका है यही खेत में डाल दिया, हमारी प्याज की भी उत्पादन बढ़ी, जमीन की भी हालत सुधरी। तो ऐसे जो प्याज लहसुन का छिलका हम फेंकते हैं, इसको भी बतौर मल्च, बतौर पलवार हम खेत में इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप विज्ञान की भाषा समझते हो तो गर्मी में मई के महीने में जब तापक्रम धरती का तापक्रम 45 से 50 चलता है तो धरती का तापक्रम 18 डिग्री और जोड़ दीजिए 68 पहुंचता है। और ये जो पलवार आप लगाते हैं मल्च, इससे प्लस माइनस 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम से कम नीचा जाता है या ऊंचा जाता है। सर्दी में मतलब 8 डिग्री अधिक हो जाएगा धरती का तापक्रम अगर आपने पलवार से ढक दिया है, और गर्मी में 8 डिग्री कम रहेगा। डॉक्टर रितु राठौर, सहायक आचार्य उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ ने कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी दी। खेती के बारे में जितना किसान जानता है वो कोई भी नहीं जानता है। मतलब जितना ग्राउंड लेवल पे आप लोग जानते हैं, हम लोग उतना किताबों में पढ़े हैं, प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन आप लोग शायद बचपन से उसको ऑब्जर्व किए होंगे, तो आपसे बेटर कुछ भी नहीं। तो जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, लेकिन जो मैं देख रही हूँ खास करके इस एरिया में प्रयास है, लेकिन प्रयास सही दिशा में नहीं है। जैसा कि डॉक्टर जितेंद्र सर ने बताया कि हम लोगों का जो भूजल स्तर बहुत लो होता जा रहा है। अब उसका सीधा सॉल्यूशन है, आप एडवांस टेक्निक यूज कीजिए, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर। अगर आप देखें तो जो भी किसान को प्रॉब्लम है ना, उसके हर सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दे रखा है। अगर आपको पानी की समस्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन। अगर आप लोगों की प्रॉब्लम है कि मौसम, जैसे सर बता रहे थे कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, हम लोगों की फसल खराब हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में लॉस वो फार्मर को बियर करना है। अब आपके पास सॉल्यूशन क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके बारे में आपको पता है, ठीक है, तो इंश्योरेंस करवाइए। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा, अगर फार्मर जागरूक नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि उसकी मिट्टी कैसी है। आप लोगों को आप मोस्टली इस एरिया में देखा है, मैं खुद भी यहीं पास की हूँ इसलिए मुझे पता है, कुछ भी प्रॉब्लम हुई लोग यूरिया का कट्टा लाते हैं, यूरिया डाल देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी मिट्टी में किस चीज़ की, किस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो बेटर है आप अपनी सॉइल टेस्टिंग करवा लें। आपको पता होगा सॉइल हेल्थ कार्ड, इकोनॉमिक्स की हूँ इसलिए आप लोगों को स्कीम्स और सारा चाहती हूँ कि आप लोगों को पता रहे। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम हमारी गवर्नमेंट ने निकाल रखी है, तो आप लोग अपनी जो सॉइल टेस्टिंग किसी भी लैब में, मोस्टली गवर्नमेंट में तो बहुत कम पैसे में 50 रुपए में भी हो जाता है, बहुत कम पैसा लगता है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन आपके पास है। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा जागरूक होना है। फ़ोन सभी चलाते हैं, आई थिंक एक बहुत छोटा फार्मर है उसके पास भी फ़ोन है, उन्हें पता ही नहीं है उसमें कितनी ऐप्स वो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों के बजट में अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट चाह रही है कि फार्मर जो है एडवांस टेक्निक यूज़ करें। AI आपने नाम सुना होगा ना, नई ऐप आई है, आप लोग ट्राई करना, भारत विस्तार। उसमें क्या है, भारत विस्तार में आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आपके फील्ड में प्रॉब्लम है, आपकी फसल में प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली फ़ोटो लीजिए, उस ऐप पे सर्च कीजिए, जो भी ICAR इंस्टीट्यूट या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उसमें कनेक्टेड होंगे, आपको पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकता है वो दे सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस होना है ना। जब तक प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा तब तक हम लोगों को अपनी ग्रोथ नहीं पता चलेगी। आप लोग को पता है अगर हम लोगों की लगभग 55% फार्मर्स हैं देश में, तो एक देखा जाए तो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा फार्मर्स कवर करते हैं। उसके लिए फार्मर्स की ग्रोथ, फार्मर्स का प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस होना है, सही दिशा में अपने एफर्ट्स लगाने हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने इस रीजन में नोटिस की है, मतलब मैं बहुत सारे, आपने SHG का तो नाम सुना होगा, स्वयं सहायता समूह, है ना, जितने मैंने SHG यहाँ पे विजिट किए हैं, सब लोग को लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, सब लोग लोन लेते हैं, लेकिन उसको यूज़ कहाँ करते हैं, अगर आप देखोगे उन्होंने लोन लिया है मशीन खरीदने के लिए कि वो एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पे पत्तल दूना बनाएंगे या फिर पैकिंग की मशीन के लिए वो लोग लोन ले लेते हैं, लेकिन कहाँ यूज़ करेंगे, कोई फंक्शन करवा दिया,
कुछ और। आप बताइए, आपने पैसे लिए हैं, लोन लिया है एसएचजी में मशीन खरीदने के लिए, अब आप उसको खरीद नहीं रहे तो कहाँ से प्रॉफिट होगा? लोन ले लिया, फिर उसको देंगे कैसे, चुकाएंगे कैसे? तो जो एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रेडिट डाइवर्जन हो रहा है, आप लोगों का पैसा आप जिस चीज के लिए लेके वहां ना लगा के दूसरी जगह जो डाइवर्ट कर रहे हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा लॉस है। तो मैं आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप जो नई जनरेशन नई टेक्निक्स आ रहे हैं उसको यूज कीजिए, और महिलाओं के लिए खासकर जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है, मैं यहाँ पचपाड़, भवानी मंडी, बहुत सारी जगह विजिट की हूँ, सबके पास पैसा है, सबको लोन मिल रहा है, लेकिन वो सही यूज़ नहीं कर रहे। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप उसको सही दिशा में यूज़ करोगे और प्रॉफिट जो हो रहा चाहिए वो लोगे। कार्यक्रम में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण की जानकारी दी डॉक्टर तुलिका आचार्य, वैज्ञानिक गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ ने। अब मतलब बहुत आधुनिक तकनीकी भी अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर हमारा क्या हो रहा है, हमने जितनी जो भी हम फसल लगा रहे हैं तो हमारे को हमने जितनी लागत लगाई उसका उतना पैसा भी हमारे को नहीं मिल पाता है ना। और कई बार क्या होता है कि प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि प्रोफेसर सर ने जो डिस्कस किया था कि अब जैसे फरवरी आ रहा है और गर्मी, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, सर्दी बहुत अच्छे से सर्दी नहीं हुई है ना, तो गेहूं की फसल में भी बहुत नुकसान हुआ। और आपने देखा होगा कि अभी हमारे सोयाबीन की फसल हुई थी, तब दिवाली से पहले भी है ना, दिवाली के पहले भी हमने हार्वेस्टिंग की थी, कटाई की थी, तब भी बहुत तेज बारिश आके हमारी फसल नष्ट हो गई थी। तो कहने का मतलब है, हम इतनी मेहनत करते हैं साल भर, 6-6 महीने 7-7 महीने एक फसल को उगाने में बहुत मेहनत करते हैं, और इतनी जितनी हमारी लागत लगती है, और जब हम उसे मंडी में बेचने जाते हैं तो उतना दाम हमें नहीं मिल पाता और फसल ही नष्ट हो गई। और ये अब प्राकृतिक जो आपदा है, इस तरह जो हमारा जो मौसम, जो पर्यावरण जो चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है, वो उससे जो फर्क पड़ रहा है, उससे हमारी जो खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब भारत सरकार ये चाहती है कि किसान भाई जो हैं खेती तक सीमित ना रहें। खेती हमने फसल उगाई, फसल उगाकर मंडी में बेचने तक उसे सीमित ना रहें, तो उसका हम जो भी हमारी फसल है, या तो हमारा सोयाबीन हो गया, लहसुन हो गया, और हमारे क्षेत्र में नारंगी बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं, मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, और खाद्य प्रसंस्करण करके, मतलब प्रोसेसिंग करके, हमारे कोई भी फसल हो, गेहूं हो, चना हो, लहसुन है, उसका हम प्रोसेसिंग का मतलब क्या है वो भी आप समझें। प्रोसेसिंग मतलब कि हमारा जो भी फसल है उसको एक अलग रूप में, उसका अलग रूप में अलग गुण देके उत्पाद, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना देना, इस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहते हैं। आप एक बहुत ही सिंपल, आप तो करते ही हैं, हम सब, हमको भोजन खाना है तो हम क्या करते हैं, गेहूं जो है, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, गेहूं जो है उसको डायरेक्ट हम फक्की लगा लेते हैं क्या अपना पेट भरने के लिए? गेहूं खाते हैं हम, गेहूं जो है उसको हम डायरेक्ट खा के और हम ऐसे भोजन खा सकते हैं क्या? तो क्या करते हैं अपन, बताएं आप क्या करते हैं? गेहूं का क्या करते हैं अपन, आटा पिसाते हैं। तो ये जो गेहूं का हमने जो आटा में परिवर्तित किया, तो ये प्रसंस्करण करना ही हुआ। गेहूं को अपन ने प्रोसेस करके एक नए उत्पाद में बनाया और हमारे खाने योग्य बनाया और भोजन योग्य बनाया। इस प्रकार से अपन करते हैं। हमारी जो दैनिक दिनचर्या में हम बेसन है, चने का बेसन बनाते हैं, तो गेहूं के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि गेहूं है, जो आटा है, मैदा है, सूजी है, दलिया है, ये सब बनता है। तो ये सब प्रोसेसिंग ही कर रहे हैं हम। तो अब हम, भारत सरकार जो है वो चाहती है किसान भाई हमारे खेती तक सीमित ना रहे, अब प्रोसेसिंग की ओर बढ़े, अग्रसर हो, क्योंकि ये जो हमारी जो प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारी फसल नष्ट हुई, तो हमारी जो लागत है उतना पैसा भी नहीं आ पा रहा है, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है ना, और मंडी में भी सही दाम नहीं मिल रहा। तो फसल उगाने से लेके फसल कटाई के बाद अगर हम उसी फसल को 15 से 20 दिन और दे दें और उसका प्रसंस्करण करके अगर हम उसको मार्केट में उतारेंगे या उसको बेचेंगे, तो हमको उससे ज़्यादा दोगुनी चौगुनी आय हम अर्जित कर सकते हैं। तो अब भारत सरकार ने इसी दिशा में, आप सब लोगों को पता है या नहीं, भारत सरकार ने एक नई योजना चलाई है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। तो
उसमें आप अपना सब्सिडी ले सकते हैं उसमें, और अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट प्रारंभ कर सकते हैं। और इसमें आप कोई भी फसल, लहसुन है तो लहसुन की भी प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप व्यक्तिगत रूप पे अगर अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 35% तक सब्सिडी सरकार देती है। अब उसमें आप प्रोसेसिंग, अब उदाहरण तौर पे हम बात करें कि जैसे आप लहसुन का प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहे हो, तो लहसुन के प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए आपको उससे संबंधित जितनी भी मशीन लगेगी उसका सब्सिडी में 35% सब्सिडी सरकार आपको देगी। और दूसरा एक और है, अगर आप अपना 10 से 15 लोगों का FPO, आपने सुना होगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते किसान उत्पादक संगठन, अगर वो बनाकर अगर आपने अपना प्रोसेसिंग यूनिट प्रारंभ किया तो आपको सरकार, भारत सरकार 75% सब्सिडी देगी। तो मतलब काफी, मतलब केवल 25% आपको लगाना है, तो 15 से 20 किसान हम आसानी से 25% तो आराम से मैनेज कर सकते हैं ना। और मतलब 75% आपका प्रोसेसिंग यूनिट का जो खर्चा है वो सरकार देने को तैयार है। पर सरकार चाहती है कि अब हमारे किसान भाई केवल खेती पर सीमित ना रहे और खेती से आगे बढ़ के अपनी खेती से ही अपने जो हमारे पास कच्चा माल है, हमारे पास फसल, हमारा कच्चा माल है, अब कच्चा माल का उसका विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर हम ही बहुत बड़े उद्यमी और बड़े बड़े व्यापारी बन सकते हैं। अब आपसे क्या होता है, आप बहुत ही कम दामों में अपनी फसल को, सबसे बड़ी बात तो ये होती है जैसे ही फसल कटाई हुई, हमारा मेन लक्ष्य रहता है कि सीधे इसको ट्रैक्टरों में भर के मंडी में जो भी दाम आए पैसा आ जाना चाहिए अपने पास। अपन ने इतनी मेहनत करी तो हमारे को उसका पैसा आ जाना चाहिए। तो सीधे हम उसको कुछ भी ज़्यादा प्रोसेस, कुछ भी उसकी वो नहीं करते, ग्रेडिंग नहीं करते, बस कट्टों में भर के मंडी में बेच देते हैं, है ना। तो उसमें जो भी मंडी का दाम होता है वो आपको दे देता है जो भी व्यापारी है वहाँ पे। वहाँ से क्या होता है, जो बड़े बड़े जो व्यापारी है उसकी बहुत ही कम दामों में ले लेते हैं और वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में प्रोसेसिंग करके अलग अलग बड़े बड़े अच्छे बढ़िया उत्पाद बनाते हैं, पैकेजिंग करके चौगने दामों में आपका ही कच्चा माल के चौगने दाम वो कमा रहे हैं। तो अब भारत सरकार का कहना है कि आप एक सूक्ष्म खाद प्रसंस्करण जो योजना है उससे आप जुड़ें और जुड़कर आप लोग खुद ही बहुत बढ़िया अच्छे कृषि उद्यमी, बड़े उद्यमी व्यापारी बन सकते हैं। तो अभी कृषि जो हमारे जो फसल है, कोई भी फसल हो, कोई भी आपकी लोकल हमारी जो स्थानीय फसलें हैं, उनका समस्त फसलों का हम अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर अगर बेचेंगे हम तो दोगुने चौगुने दाम कमाना संभव है। और इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सर ने बताया जो आ रही है, तो उससे जो हमारा नुकसान हो रहा है और जो हमारी लागत लगी है उतना भरपाई भी नहीं हो रही है। तो यहाँ हमारे को हमारी लागत भी मिल रही है और लागत से ऊपर प्रॉफिट भी मिल रहा है। तो अब हमारे को किसान भाइयों को इस दिशा में बढ़ने की जरूरत है और इसमें आपका योगदान देना बहुत जरूरी है। केवल आप इस मतलब खेती तक सीमित ना रहें, और कहने का मतलब है आप बड़े व्यापारी उद्यमी बनने के लिए अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं। और इस दिशा में सरकार आपको फ्री में, मुफ्त में प्रशिक्षण भी देते हैं कि किस प्रकार, अब आप बोलेंगे कि लहसुन है, अब लहसुन का पेस्ट कैसे बनाना है, लहसुन का पाउडर कैसे बनाना है ना। और आजकल बड़े बड़े शहरों में लहसुन, छिली हुई लहसुन के पैकेट्स भी मिलते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े शहरों में जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको समय नहीं रहता है लहसुन छीलवा को भी, है नहीं। तो वो क्या करती है, 100-100 ग्राम के 50-50 ग्राम के जो पैकेट्स हैं वो उसके दोगुने चौगुने दाम देने को तैयार है, पर उनको सब बिल्कुल रेडीमेड चाहिए, तो वो कौन करेगा। अब उसमें क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े जो उद्यमी हैं वो ये काम कर रहे हैं और वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जबकि हमारे पास तो कच्चा माल है, कच्चा माल का तो पूरा पैसा बच गया हमारा। हमारे को कोई भी व्यापार खोलने के लिए हमको कच्चा माल लाना पड़ता है, तो उसके लिए आराम से 15 से 20 हज़ार लागत लगेगी कि नहीं लगेगी। अगर अपन किराना स्टोर खोल रहे हैं अपन, एक और बात है हमारी आजकल ऐसी जो रहता है कि जो मतलब समस्या आ रही है कि हमारे को जितनी लागत है उसका पैसा भी नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसान भाई लोग इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट काम करते कि नहीं करते, कि हमारा अगर खेती से भरपाई न हो तो हम कुछ दूसरे व्यवसाय भी करते हैं, कि कोई किराना की दुकान खोल रहे हैं, कोई साइकिल की दुकान खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे को कच्चा माल लाना पड़ता है, तो उसका इतना अपन को 15-20 हज़ार तो लगाना पड़ेगा। और उसकी भी क्या गारंटी है कि अभी जो पुराने वाले उनके पास ज़्यादा लोग जाते हैं तो जमने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ तो कच्चा माल हमारे पास खुद है, हमारी जो फसल जो है वो कच्चा माल है, उसका तो पूरा पैसा बच गया, बस उसको हम कटाई के बाद
मैक्सिमम मैं बता रही हूँ आपको, 1 महीना आपने दिया और उसकी प्रोसेसिंग कर दी और उसकी वैल्यू एडिशन करा, उसका खाद प्रसंस्करण करके, मूल्य संवर्धन करके, मोल दाम बढ़ाकर, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर आपने बेचे, तो आप बहुत बढ़िया सफल और व्यापारी और उद्यमी, कृषि उद्यमी बन सकते हो। तो आपको अब जो अपना फसल उगाना तक सीमित नहीं रहना है कृषक भाइयों को। भारत सरकार आपको मोटिवेट कर रही है, उन्होंने ही आपके लिए ये योजना प्रारंभ की है, तो आप फुल उसका फायदा उठाएं। और ये इसके जो प्रशिक्षण है वो हम कृषि विज्ञान केंद्र में आपको मुफ्त में प्रशिक्षण लें, और प्रशिक्षण लेके सर्टिफिकेट लेके आप अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और अपनी जो भी संबंधित फसल है उसकी विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाकर आप बेचेंगे तो संभवतः आप उसके चौगने दाम कमाना बिल्कुल तय है। तो इस दिशा में अब आप आगे बढ़ें। और नारंगी है, नारंगी का हम जूस बना सकते हैं, नारंगी की कैंडी बना सकते हैं, नारंगी के जो छिलका है बाहर वो भी वेस्ट नहीं होता, उसका हम पाउडर बना सकते हैं, जो कि आजकल आयुर्वेदिक की दुकानों में और हमारे जो सौंदर्य प्रोडक्ट्स में बहुत काम में आता है और बहुत चौगनी कीमत में जाता है। तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके, और महिला है हम लोग, तो हम तो 80% हमारा जो किसान, हमारे जो खेती का जो काम है वो 80% हम महिलाएं कर रही हैं। अब उसी में हम थोड़ा सा और मेहनत कर लें, 1 महीना और मेहनत करके ज़्यादा पैसा कमाएं तो कोई बुरा है क्या? हम भी बहुत बढ़िया व्यापारी बन सकते हैं। तो इस दिशा में हमारे को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि आप इस पे सोचेंगे और इस जो योजना से जुड़कर ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और डॉक्टर नरेश शर्मा, संयुक्त निदेशक जैविक उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ ने मृदा स्वास्थ्य के बारे में बताया। पूरे राजस्थान में झालावाड़ सबसे टॉप पर आता है सोयाबीन की खेती में। आप अपने सोयाबीन को बेचने जाओ तो 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए किलो सोयाबीन हमारा बिकता है मंडी में। लेकिन जब उसी सोयाबीन को मैं बीज के लिए बाजार में खरीदने जाता हूँ तो 80, 85, 90, 95 रुपए किलो मेरे को बीज के रूप में बिकता है। यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक लोग बैठे हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर हम हमारे घर के बीज को भी अगर बुआई के लिए काम में ले रहे हैं, स्पेशली सोयाबीन की बात बता रहा हूं मैं, जो आपका सर्टिफाइड सीड बाजार से हम 90 रुपए खरीद के लेके आ रहे हैं और जो हमारे पास था जिसको हम 50 रुपए किलो या 45 रुपए किलो में बेच के आए हैं, अगर मैं उसको बुआई के लिए काम में लेता हूं तो उसकी उपज में बीज के कारण कोई ज्यादा परिवर्तन या ज्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन हमारी मानसिकता को चेंज कर दिया कि भैया हमारे को अगर सोयाबीन को बोना है तो बाजार से बीज खरीद के लाना पड़ेगा। क्यों? आप देखो, अगर मैं 25 किलो 20 किलो बीघा का अगर सोयाबीन डालता हूं और 30 रुपए 40 रुपए किलो भी अगर एक्स्ट्रा खर्चा आता है तो 1 बीघा का खर्चा हो गया 700 से 800 रुपए। तो किसान की जेब में तो पैसा 2 ही तरीके से आएगा, या तो उसको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा या उसको खेती पे होने वाला खर्चा कम करना पड़ेगा। और उत्पादन बढ़ाना एट प्रेजेंट टाइम पे इतना आसान काम नहीं है। अब देखो, बहुत सारी स्थिति चेंज हो गई। अब अपनी मिट्टी की स्थिति देखो, हमारा जो कार्बनिक स्तर है वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है, हमारी मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो उत्पादन बढ़ाना भविष्य में इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर चीजों को चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो हम आसानी से जो हमारी खर्चा है उसको अपन काफी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे आप जैविक खादों को थोड़ा प्रमोट करो, जैविक खाद खूब बढ़ाओ। हमारे सामने तो यूं मान के चलो एक बहुत बड़े उदाहरण बैठे जिन्होंने जैविक खेती के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया कि उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमें वापस उसको हमारी खेती प्रणाली में लाना पड़ेगा। यूं नहीं है कि हम उसके ऊपर 100% से निर्भर हो जाए, लेकिन हमें हमारी लाइफ का वापस हिस्सा बनाना पड़ेगा उसको। हम वापस जीवांश खादों पे, गोबर की खादों पे जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी मिट्टी का जीवित तंत्र मजबूत होगा। आज अपन देख रहे बाजार में दुनिया भर की कंपनियां आ रही है कि माइक्रोराइजा डालो, फलाना डालो, ये डालो, लेकिन वो हमारी मिट्टी के अंदर पहले से ही मौजूद था। धीरे धीरे हमने क्या किया, उनका भोजन बंद कर दिया। भाई जीवों के लिए खाने का भोजन क्या है? ये हमारी गोबर की खाद, यही तो है। जैसे सोयाबीन है, अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। सोयाबीन को नाइट्रोजन की आवश्यकता हमारी अनाज वाली फसलों से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन बनता है और प्रोटीन को बनाने वाला नाइट्रोजन है।
लेकिन इतने सारे किसान भाई बैठे होंगे यहाँ पर, सोयाबीन के खेत में हम खड़ी फसल में नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं कि सोयाबीन में? कभी नहीं डालते। जबकि गेहूं हमने उगा रखा होगा, 2-2, 3-3 बार किसान यूरिया का उपयोग करता है। लेकिन उसने अपनी नाइट्रोजन की व्यवस्था किससे कर ली? उसकी जड़ों से। आप उसकी जड़ों को देखो, उसकी जड़ों में गांठें बनती है जिसमें एक विशेष बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डालता है वहां पर। अब आपने सोयाबीन काट के छोड़ दिया, सोयाबीन तो चला गया, उस राइजोबियम को अगले साल तक जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और वो भोजन क्या है? ये जो हम गोबर की खाद या जो सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ है, ये उनके लिए भोजन का काम करता है। तो अगर उसको भोजन हमारी मिट्टी में मिलेगा लंबे टाइम तक, वो जीवित रहेगा तो अगले साल अधिक जनसंख्या से आपके खेत में पहुंचेगा। तो बहुत जरूरी है, मतलब जीवित तंत्र को हमारी वापस लाइफ में लाने के लिए। दूसरी चीजें, खेती को खर्चे को कम करने के लिए जो एडवांस टेक्निक्स हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, जैसे बायो फर्टिलाइजर्स को आप उपयोग करना स्टार्ट करो। जो डीएपी है, जिसके लिए हमारा देश 100% विदेशों के ऊपर निर्भर है। आपको मैं बताना चाहूंगा, एक डीएपी के बैग की कीमत लगभग 4000 रुपए के आसपास है एट प्रेजेंट टाइम पे, और हमारे किसान को वो 1350 रुपए में मिलता है। बाकी ऊपर का सारा पैसा भारत सरकार को सब्सिडी के रूप में देना पड़ता है। और आप इसका दूसरा वे भी देखो कि जब हमारा देश लगभग 85-90% इस फर्टिलाइजर के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर निर्भर है, तो वो हमारे कंट्री को फोर्स भी करते हैं कि अगर भैया आपको डीएपी चाहिए तो ये चीजें भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी, वरना आपका डीएपी का एक्सपोर्ट रोक दिया जाएगा। तो हमारा देश आप देखो, जबकि हमारे पास उसके बहुत सारे अल्टरनेट सोर्स है। आप ये देखो, एक एसएसपी का कट्टा 450-500 रुपए में मिल जाता है। तो अगर मैं 1350 में देखूं तो 3 एसएसपी के कट्टे आ जाते हैं उसमें, और 3 एसएसपी के बैग का पोषण स्तर अगर आप देखोगे तो आपके डीएपी से कहीं गुना ज्यादा है। एक डीएपी के कट्टे से 23 किलो फास्फोरस मिलता है, लेकिन उन 3 कट्टों से 24 किलो फास्फोरस मिलेगा। 150 किलो के अंदर लगभग 16.5 किलो सल्फर मिलेगी। आप देखो समय की स्थिति देखो। अभी आपने 5-10 दिन पहले पढ़ा होगा, भारत सरकार एक नया यूरिया लॉन्च कर रही है, सल्फर कोटेड यूरिया। अभी नीम कोटेड आ रहा था, अब सल्फर कोटेड यूरिया आएगा। नीम कोटेड यूरिया का कट्टा 45 किलो का था, भारत सरकार अब उसको 40 किलो में ला रही है। और उस सल्फर कोटेड यूरिया में जो नया 40 किलो का यूरिया आ रहा है, उसमें 17% सल्फर है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अगर हमारी मिट्टी में जैविक खाद नहीं डालते और उस मिट्टी का अगर अपन टेस्ट कराएं ना, सबकी मिट्टी में सल्फर की स्थिति क्या होगी? बहुत चिंतनीय मिलेगी, सोचने योग्य मिलेगी। जबकि अगर मुझे सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना है, सल्फर चाहिए। सरसों का उत्पादन बढ़ाना है, सल्फर चाहिए। हमें प्याज लहसुन का उत्पादन चाहिए, सल्फर चाहिए। हमें धनिया का प्रोडक्शन बनाना है, सल्फर चाहिए। क्योंकि वो सल्फर इन सभी चीजों का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर सल्फर नहीं होगा तो सरसों में तेल नहीं बनेगा, सल्फर नहीं होगा सरसों में गंध नहीं आएगी, अगर गंध नहीं आएगी तो वो मधुमक्खी को अपनी ओर आकर्षित भी कैसे करेगा? एक चेन है, यूं मान के चलो आप, जिसको मेरे किसान भाई को अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो ट्रेडिशनल चीजें थी, जो मन में थी भ्रांतियां, उसको काफी चेंज करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अभी मैडम बात करती प्रसंस्करण की, उसी का एक मैं देता हूं। भारत सरकार द्वारा एक मिशन स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड। आज भी हमारा देश जो खाने योग्य तेल है वो दूसरे देशों से आयात करता है। तो भारत सरकार ने एक योजना स्टार्ट की कि हमारे देश के अंदर ही तिलहनी फसलों का उत्पादन इतना हो जाए कि हम तेल के लिए किसी दूसरे के देश के ऊपर निर्भर नहीं रहे। तो इस स्कीम के अंतर्गत इस बार झालावाड़ में 4000 किसानों को 1 हेक्टेयर का सोयाबीन का सीड निःशुल्क डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्रमाणित बीज जो अच्छी किस्मों का है, बिना किसी पैसे के 100% सब्सिडी पे उपलब्ध कराया गया। यही सरसों में उपलब्ध कराया गया। और इसी योजना के अंतर्गत यदि आप में से कोई भी ऐसा किसान या झालावाड़ जिले का कोई भी नागरिक अगर ऑयल मिल लगाना चाहता है
ऑयल निकालने की गाड़ी लगाना चाहता है, जिसकी लागत अगर 30 लाख रुपए तक है, तो उसको भारत सरकार के इस मिशन के तहत 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी, 9,33,000 प्लस 50,000 उसकी बिल्डिंग के लिए है, तो 9,33,000 की सब्सिडी सीधी ग्रांट की जाएगी अगर ऑयल निकालने की कोई गाड़ी लगाना चाहता है। या अगर आप में से कोई ऐसा किसान जिसने पहले लगा रखी है, छोटी लगा रखी है, लेकिन उसका विस्तार करना चाहता है, उसको बड़ी बनाना चाहता है, तो भी वो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकता है और इसके तहत मतलब वो मुनाफा कमा सकता है। और उस ऑयल को भी, जब अभी ये स्कीम का पहला साल है, अभी ये स्कीम धीरे धीरे आगे इंप्लीमेंट करेगी, भारत सरकार ऐसी व्यवस्था कर रही है कि वो इंप्लीमेंट मतलब जो ऑयल मिल यहाँ लगती है या ऑयल की गाड़ी यहाँ लगती है, वो उसका तेल उसी किसानों को जो इस योजना से जुड़ेंगे उसको उपलब्ध कराया जाए, तो उसको एक काफी बड़ा रोजगार मिलेगा। गाड़ी लगाने के लिए भी सरकार इंसेंटिव देगी, साथ में उसको सेल कराने में भी काफी हेल्प करेगी। तो इन चीजों का किसान लाभ उठा सकता है। कृषि में पशुपालन की भूमिका विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हितेश मोवाल, वैज्ञानिक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ ने कहा, जो आज के समय की जो कृषि की चुनौतियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं क्योंकि समय कम है। तो इसकी वजह से आज अपन बात करते हैं, प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। तो प्राकृतिक खेती पशुपालन के बिना अधूरी है। यदि पशुपालन अपने पास नहीं रहेगा तो अपन प्राकृतिक खेती है चाहे जैविक खेती है वो नहीं कर सकते। आज क्योंकि जो हमारे पास जो आज चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, आज मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगा। पंजाब से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, उसको कैंसर ट्रेन के नाम से बोलते हैं, आप सबको पता होगा। क्योंकि जो हम आज के समय में कृषि के क्षेत्र में जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड अपन काम लेते हैं, जो रिकमेंडेड डोज है उससे कई गुना अपन ज़्यादा खेती को, स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए अपन वो चीज़ें काम ले रहे हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि सभी जो हमारे आज बीमारियां जो फैल रही है, हार्ट अटैक्स जो आ रहे हैं, युवाओं में जो हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उनकी जो चुनौतियां हम कृषि में जो फेस कर रहे हैं, उनके लिए अपन को सबको आगे आके जो भी प्राकृतिक खेती है, गवर्नमेंट का जो मिशन चल रहा है उसमें भागीदारी आपको निभानी पड़ेगी। और उन चीज़ों के लिए सबसे पहले अपन को आज जैसे अपने सर ने, जितेंद्र जी ने बताया था कि जल को संरक्षण करना पड़ेगा, तो उस जल संरक्षण के सर के उद्बोधन के साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, अपन को पशुपालन को भी संरक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि पशुपालन के बिना अपना जीवन अधूरा है। पहले क्या होता था, पुराने जमाने में जिसके पास पशु ज्यादा होते थे, सबसे पहले रिश्तेदार सगाई उस बच्चे की करते थे कि भाई इसके पास पशु ज्यादा है। फिर क्या ट्रेंड चला कि जिसके पास जमीन ज्यादा है उसके बच्चे की सगाई पहले होती थी। फिर नया ट्रेंड आया कि जिसके गवर्नमेंट जॉब है उसके सगाई सबसे पहले होती। तो जमाना जैसे बदल रहा है उस जमाने के अकॉर्डिंग अपन को ही बदलना पड़ेगा। अपन की खेती की जो चुनौतियां अपन फेस कर रहे हैं, कई फार्मर्स बोलते हैं कि सर जितना खेती में लगाते हैं उतना खर्चा भी नहीं निकलता। तो अपन को नई जो टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उन टेक्नोलॉजी के साथ अपन को जुड़ना पड़ेगा और अपने साथ साथ में जो पशुपालन है उसको संरक्षित करना पड़ेगा। आज आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं पश्चिम राजस्थान मेड़ता तहसील डिस्ट्रिक्ट नागौर से बिलोंग करता हूं। हमारे उधर पशुपालन बहुत होता है। तो आज स्थिति गायों की ये हो रही है कि गायों सड़कों पे घूम रही है। जब मैं पीएचडी करता था उदयपुर, तो मेरी रात को मैं स्लीपर से जाता था, उदयपुर जाता था, तो उस रीजन में गायें बहुत ज्यादा है जो पाली से होके जाती थी। तो वहाँ एनएचआई जो है हाईवे वाले, उन्होंने कर्मचारी लगा रखे थे रात को गायों को हटाने के लिए। आप देख लो कितनी बुरी स्थिति है। पशुपालन अपने सड़कों पे घूम रहा है। और जो पशुपालन से अपन जो बाई प्रोडक्ट अपन को मिलते हैं, अपने खेती के जो बाई प्रोडक्ट अपन जो प्राप्त होते हैं, उससे अपन को पशुपालन को एक समन्वित खेती आपको करनी होगी। क्योंकि आज जो खेती में अपने जो खर्चा नहीं निकल पा रहा है, जो किसानों की समस्या है, वो उस समस्या को अपन ऐसे समाधान समन्वित कृषि प्रबंधन अपन करके उस समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। अपने पशु से जो गोबर प्राप्त होता है, आज मैं झालावाड़ में, अभी मेरे को 6 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो मतलब पशु की जो गोबर होता है उसको किसान कहाँ डालता है, झालावाड़ एरिया में मैंने देखा है, जहाँ पानी बहता हो उसके पास में डालेगा। जब बारिश आएगी वो साथ में बहकर चला जाए।
नहीं तो उसको संभालने का झंझट, न खेत में डालने का झंझट, क्योंकि अपन को तो यूरिया मिल जाता है खेत में, दुकानों में मिल जाता है, लाइन लगती है, भीड़ में जाते हैं अपन, वहां वेट करते रहते हैं भाई हमें यूरिया कब मिलेगा। तो अपने पास खुद के पास प्रोडक्ट है, उसको तो पानी में पा रहे हैं अपन, और फिर यूरिया की लाइन में लगते हैं, पुलिस वाले में डंडे खाते हैं। तो ऐसा काम क्यों करना है अपन को? अपनी खाद को, जो भी अपने की गोबर की खाद है, वो एक तरह का सोना है, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको संरक्षित करना पड़ेगा आपको, और उसको संरक्षित करके उसके यूरिया के कट्टे की जगह उसको रिप्लेस करके आप गोबर की खाद काम ले सकते हो, उससे केंचुए की खाद बना सकते हो, अपना नया व्यवसाय आप चालू कर सकते हो, अपनी भूमि का स्वास्थ्य आप उससे सुधार सकते हो। तो आपको जो भी कृषि की जो चुनौतियां हैं उसको सामना करने के लिए अपन को पशुपालन जो समन्वित कृषि है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और एक चीज और सलाह देना चाहूंगा कि आप जो भी कोई कृषि किसान हैं, अपने जो भी कोई व्यवसाय कृषि से संबंधित यदि चालू करना चाहता है तो कम से कम ये कोशिश करें कि सबसे पहले उस व्यवसाय के बारे में अपने जो भी कृषि विभाग से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, कृषि विभाग है, उनसे आप जुड़ो। वो जो भी है इनसे संबंधित विषय से वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं। आप सबसे पहले उस व्यवसाय के बारे में ट्रेनिंग लो, और ट्रेनिंग लेने के बाद में उस जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को एक छोटे स्तर पे चालू करो। किसान भाई आजकल सोशल मीडिया पे जो भी कुछ देख के उस सबसे पहले उसे बड़े स्तर पे चालू करता है, बड़े स्तर पे उसको मैनेज नहीं कर पाता है और फिर घाटा लगता है, फिर किसान भाई उस व्यवसाय की तरफ मुंह भी नहीं करता है, क्या मुझे ऐसा काम नहीं करना है। तो आप कोशिश ये करें सभी किसान भाई कि उस कोई भी व्यवसाय आप चालू कर रहे हो उसको छोटे स्तर पे चालू करें और उससे सीखें भाई इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, और समस्या को समाधान करते हुए उस व्यवसाय को आप बड़ा बना सकते हो। और दूसरी चीज है, आप खेती में आप यदि खेत में गेहूं भी लगाए हो ना तो भी आप दिन में 2 बार जाओगे, उसको इंसेक्टिसाइड लाना है, पेस्टिसाइड लाना है, यूरिया लाना है, सब आप उसका एक बच्चे की तरह उस खेती की आप केयर करते हो, पर आप पशुपालन की केयर नहीं करते हो। पशुपालन तो आज मैं मानता हूं कि जो पशुपालन जो बचा हुआ है वो अपनी महिला है, जो महिला कृषक है उनकी वजह से बचा हुआ है। वो ही सुबह 4 बजे उठ के उस पशुपालन को संभालती है, उसकी धार निकालती है, दूध निकालती है और सब परिवार का भरण पोषण करती है। तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसी के साथ आज जो कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मैं पहले उदयपुर था, फिर भीलवाड़ा, बाद में यहाँ झालावाड़ आया। तो जो आकाशवाणी केंद्र का जो जन भागीदारी जो झालावाड़ केंद्र की है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इस झालावाड़ केंद्र की जो जन भागीदारी जो आकाशवाणी केंद्र की मैंने देखी वो कहीं नहीं देखी, क्योंकि बहुत ही एक्टिव इनके जो टीम है, बहुत अच्छी टीम है और इतना अच्छा कोऑपरेट करती है और आज इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए मैं भी धन्यवाद देता हूँ। प्राकृतिक खेती की जानकारी देते हुए श्री रमेश पाटीदार, मास्टर ट्रेनर प्राकृतिक खेती झालावाड़ ने बताया। जैविक खेती में क्या है कि हम कोई भी जैविक आदान मार्केट में से लाके डाल सकते हैं, गोबर इसमें डाल सकते हैं, परंतु जैविक खेती में खर्चा बहुत ज्यादा होता है। और प्राकृतिक खेती बिना देशी गोमाता के संभव नहीं है। तो प्राकृतिक खेती के लिए पहली बात है घर में हमारे देशी गोमाता होना जरूरी है। पहले हमारे पास में हर गांव में गोचरणोट होती थी, आज गोमाता किसान के घर के बजाय गौशालाओं में चली गई है। उन्हें वापस किसानों के घरों तक लाना जरूरी है। मैं एसडीयूपी गुरुकुल अहमदाबाद में जाके पहले देशी गोमाता को सीख के आया हूं। देशी गोमाता जो पहले 27 नक्षत्र में ग्रेजिंग करने जाती थी, जो चरने जाती थी, तो आज के वैज्ञानिक युग में जब उनको देखा तो गोमाता 935 तरह की वनस्पति ग्रेजिंग करती है, वो खाती है, नक्षत्र से के हिसाब से उगी हुई है, किसी के 2 पत्ते, किसी के 4 पत्ते। जब वो उनके शरीर में जाता है तो 6064 कंपाउंड गोमाता के शरीर में पैदा होते हैं, और उनको डाइजेस्ट करने के लिए 50,000 से लेकर 1.25 लाख तक अलग अलग वेराइटी के बैक्टीरिया गोमाता में होते हैं, देशी गोमाता में। ये मैंने अहमदाबाद एसडीयूपी गुरुकुल में जाके सीखा। अब जो प्राकृतिक खेती होती है देशी गोमाता से, वो क्यों जरूरी है, और हमने अपने गोमाता को अशुद्ध कैसे कर दिया है, क्योंकि गोमाता रोड पे चल रही है, जैसा हम उनको खिलाएंगे वैसा ही वो खाएगी। हमने उनको घर पे बांध कर रखा है और हम जो उनको डाल रहे हैं वो गोमाता खाती है, तो उनके द्वारा धीरे धीरे जो रसायन उनके शरीर में गया है तो उनके शरीर में सारे बैक्टीरिया जो अलग अलग वेराइटी के थे सब खत्म हो गए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा झालावाड़ जिले के जैविक खेती आधार स्तंभ पद्मश्री जैविक श्री सम्मान से पुरस्कृत श्री हुकमचंद पाटीदार ने अपने उद्बोधन में कहा, आज ज्ञान और विज्ञान का समागम इस मंच पर देखने को मिल रहा है। ज्ञान वह है जो हमारे हजारों वर्ष पूर्व हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने और ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान के जरिए अपनी रिसर्च को समाज के सामने परोसा और एक परंपरागत रूप में एक ऐसी कृषि की व्यवस्था इस देश के अंदर लागू की है जिसमें ना किसी सलाहकार की आवश्यकता थी, ना कोई कृषि वैज्ञानिकों की आवश्यकता थी। एक स्वचालित व्यवस्था, दादा ने बेटे को सिखाया, बेटे ने पोते को सिखाया और कृषि का ये ज्ञान परंपरागत से हजारों वर्षों से हमारे देश में चला आ रहा है। और उस ज्ञान में क्या छुपा हुआ था, वह एक सामाजिक आधारित क्रिया थी, समाज के अंदर भरा हुआ था। उसमें किसान को एक पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था, वह सारा ज्ञान अपना खेत खलिहान, अपना पशुधन, अपनी जल की व्यवस्था, अपना श्रम, सबसे यह व्यवस्था एक सुचारू रूप से चलती थी। अनेक समय के बाद धीरे धीरे इस व्यवस्था में हमारे देश को एक उपाधि मिली जो कृषि प्रधान राष्ट्र इस पूरे विश्व में सबसे पहले कृषि के ऊपर जो रिसर्च हुआ है वह सिर्फ हमारे भारतवर्ष में हुआ है। मगर भारतवर्ष में जो रिसर्च हुई है वह भारतीयता से लेकर की हुई थी। हमारे भारत की शिक्षा कैसी थी, हमारे भारत का ज्ञान कैसा था, उस कृषि के विज्ञान के अंदर किसान को कितना पैसा खर्च करना पड़ता था, कृषि की लागत क्या आती थी, और इन सब को देखते हुए हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाया। सोने की चिड़िया कोई आसमान में नहीं उड़ती थी। यूरोपीय देशों ने भारत से हमारे मसाले संग्रह करके, और यूरोपियन देशों में एक वास्को डिगामा नाम का एक नाविक था, उसने ले जाकर जब दुनिया को बेचा तो हमारे देश की काली मिर्च सोने के भाव बिकती थी। उसने जो भाव मूल्य तय किया था वह मूल्य था तराजू का एक पल्लड़ में हमारे दक्षिण की काली मिर्च होगी, एक पल्लड़ में सोने की 100 रुपया होगी। जब यूरोपीय देशों से ये सोना किसानों के घर पे आने लगा, चाहे उसके बहुत बड़ा महल नहीं होगा, आज जैसे अत्याधुनिक बंगले नहीं होंगे, आज जैसे वो 4 व्हीलर पे नहीं घूमता होगा, पर हर घर में वो जहां हाथ डालता था सोने की 80 रुपया उसका इंतजार कर रही थी। यही वह सोने की चिड़िया थी जो भारत को उपाधि में मिली थी। कृषि का जो हमारे कृषि दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में आज आकाशवाणी केंद्र से ये मनाया जा रहा है, सच में हमारा पुरातन ऋषि मुनियों का ज्ञान, हमारे पूर्वजों का ज्ञान और आज के कृषि विज्ञान के बीच की कड़ी हमारा ये आकाशवाणी केंद्र बना हुआ है। इसका मुख्यतया ये कारण है कि आज हम रेडियो पे डीडी किसान भी देखते हैं, सब कुछ सुनते हैं, किसानों को उसकी कोई चिंता नहीं है। पर जैसे ही रेडियो के ऊपर ये किसानों का कार्यक्रम आने लगता है, लोग इंतजार करते हैं उसको सुनने के लिए। तो इसमें एक ऐसा समन्वय, ज्ञान विज्ञान का समन्वय, इसका प्रसार करना, वैज्ञानिकों से इसकी आपत्ति को ठीक करवाना, ये हमारे आकाशवाणी केंद्र वालों ने स्थापित किया है। इसके लिए वे बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों कस्बों से पधारे हुए प्रगतिशील किसानों ने मंचस्थ विशेषज्ञों से संवाद कार्यक्रम के तहत अपने प्रश्न पूछकर समस्याओं का समाधान भी प्राप्त किया। सर, जो अपन डेचा लगाते हैं तो साल में कितने साल में एक बार वापस लगाना पड़ता है? देखो, डेचा तो कोशिश करनी चाहिए, अगर अपने को उपलब्ध होना तो गर्मियों में हमेशा लगाओ। अगर गर्मियों में आप डेचा लगाओगे ना, उसके बाद आप कोई भी अनाज वाली फसल लगाई, जैसे मान लो अपन ने गेहूं लगाया, तो डेचे से जितना नाइट्रोजन, जितना मतलब बायोमास मिलेगा ना, वो सीरियल्स को काम आएगा।
जैसे नाइट्रोजन है, अब यूज नहीं किया तो वो या तो वायुमंडल में ऊपर चली जाएगी या पानी के साथ लीच होके नीचे चली जाएगी। और सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा ना उसका वो यही मिलेगा, अपना ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा और उसके बाद जो आप फसल बोओगे उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो कोशिश करें हर साल डेचा लगाओ। तो सर ये कार्बनिक जो अपने कंपोस्ट खाद डालते हैं तो हर साल डालना पड़ेगा ना सर? देखो मेरी बात सुनो, गोबर की खाद अभी वर्तमान में स्थिति देखते हैं तो अपन अपने पास इतना गोबर अवेलेबल नहीं है कि अपन हर खेत के अंदर हर साल गोबर डाल पाए। इसलिए मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूं, जैसे 3 साल में एक बार अपन ने गोबर की खाद या कंपोस्ट डाल दी, लेकिन जिन साल नहीं डाल पाए हम दालों को लेके आए, हम डेचे के रूप में हरी खाद अपन लगाए। अभी आप देखो अपने यहाँ अब तो डेचे की उपलब्धता काफी होने लग गई। उधर पाली, जालोर, सिरोही की तरफ लोग तिल उगाते हैं हरी खाद के रूप में गर्मियों में। जहाँ जिनके पास पानी उपलब्ध है ना वो तिल लगा के तिल को मतलब भूमि के अंदर मिलाते हैं ताकि वो अपने ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाए। इतनी अच्छी मतलब वह तिल फैल जाती है कि बाद में जब मिट्टी के अंदर उसको मिक्सिंग करते हैं ना मिट्टी का कलर ही चेंज हो जाता है। आप देखो तो इसको अपने को शामिल करना पड़ेगा। और ढेंचे की हरी खाद तो उपलब्ध होता है तो हर साल लगाओ। मेरा प्रश्न पद्मश्री जी से है कि जो शुरुआत में रसायन से जैविक खेती पाते हैं तो उत्पादन कम होता है, तो इससे कैसे उभरे, किस प्रकार से कम किया जाए घाटे? फर्स्ट में रसायन से जब हम जैविक कृषि के ऊपर आते हैं तो इसके उत्पादन कम होने का कारण ये जैविक कार्बन ही है। इसको उबारने के लिए हमें प्रथम में जैसे अभी सर ने ढेंचा भी कहा, हरी खादों के रूप में कहा, एक वनस्पति और कुछ अध्ययन में सामने आई है, वो है चांगेरी। चांगेरी नाम की एक वनस्पति का बीज आपको पंसारी के यहाँ पर मिलेगा। अगर ढेंचे की जगह अगर 40 दिन तक चांगेरी का प्रयोग करके अगर उसको मिट्टी में मिला दिया जाए तो आपके दूसरे वर्ष पैदा बहुत अच्छे रूप में आपके सामने आएगी। दूसरा, अगर हम जो खाद बनाते हैं, जैसे हम गो कक्षों में रस उठा के डाल देते हैं, अगर बसंत ऋतु आने वाली है, इस बसंत ऋतु के समय गो कक्षों से खाद उठा के और एक ईंटों का बड़ बनाकर उसके ऊपर भर दे और पंचगव्य आधारित पंचगव्य जैव रसायन का अगर उसमें 2-3 बार कुछ पाइपों के जरिए अगर उस खाद में उतार दें तो आपका बहुत तेजी से जैविक कार्बन बढ़ेगा और आपकी एक ही साल में है ना पैदा जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी और हम एक सामान्य स्तर पर आ जाएंगे। मेरा नाम ममता है, मैं गांव कलोतिया से आई हूँ। मैं मैडम से पूछ रही हूँ कि लहसुन का और क्या क्या चीजें अलवेले थोड़ा बताएं मैम। हाँ, लहसुन का बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हाँ लहसुन के भी हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं। तो लहसुन की एक तो सबसे पहले तो हम लहसुन के छिले हुए लहसुन के पैकेट्स बना के पैकेजिंग करके 100-100 ग्राम के 200-200 ग्राम के पैकेट्स बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरा, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं, जो कि आजकल आपने देखा होगा बड़े अपने घर में भी हम शादी ब्याह में मटर पनीर की सब्जियां बनती है तो उसमें लहसुन प्याज का मसाला डलता है ना। तो अगर बड़े बड़े शहरों में क्या है कि कामकाजी महिलाएं जो हैं उनको वो डायरेक्ट वो उनको पेस्ट बनाने में इतना टाइम लगेगा, तो लहसुन का पेस्ट बड़े बड़े शहरों में मॉलों में उपलब्ध है। 100-200 ग्राम के बॉटल्स उपलब्ध है। तो उसकी भी एक मशीन आती है ना, गार्लिक का पेस्ट बनाने की भी मशीन आती है। वो आपको जो मैंने योजना बताई थी उसके अंतर्गत आप उस योजना में वो मशीन ले लें और उस सब्सिडी का फायदा उठा के और उससे अपना पेस्ट बनाकर उसकी बढ़िया से पैकेजिंग करके बेचेंगे तो आपको उसके चौगने दाम मिलना तय है। तो आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। लहसुन का फिर लास्ट में एक पाउडर भी बनता है जो कि आजकल विदेशों में बहुत ज्यादा उसका निर्यात और बहुत ज्यादा मोल में हमारे को बिक रहा है ना। तो भारत से विदेशों में उसका निर्यात हो रहा है और बहुत ज्यादा दाम उसका मिल रहा है। तो हम लहसुन का पाउडर भी बना सकते हैं और उसकी भी मशीन उपलब्ध है। प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं और उसमें आप अपनी 10 से 15 महिलाएं जो है हमारी गाँव की जो लहसुन की खेती कर रही हैं वो मिलके अपना एक किसान उत्पादक संगठन बना सकती हैं और उससे 75% आपको भारत सरकार से सब्सिडी मिलेगी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की और आपको फिर भारत सरकार मार्केटिंग चेन जो है उससे भी जोड़ेगी और आगे उसमें आपको सम्मान भी दिलाएगी।
कार्यक्रम के अंत में सभी प्रगतिशील किसानों का आकाशवाणी झालावाड़ की ओर से माल्यार्पण कर दुपट्टा पहनाकर व उपहार देकर सम्मान किया गया। साथ ही सभी आगंतुक अतिथियों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किए। कार्यक्रम के समापन पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया प्रभारी अधिकारी किसानवाणी कार्यक्रम श्री विमल शास्त्री ने। आज रेडियो किसान दिवस 2026 इसका जो आयोजन हुआ है एक सफल आयोजन, जो कि हमारे कृषक वैज्ञानिक संवाद की याद में और उसके उपलक्ष्य में ये है। इसके लिए मैं सभी किसान भाई जो दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पधारे हैं उनका धन्यवाद अर्पित करता हूँ आकाशवाणी झालावाड़ की ओर से। साथ ही जितने भी लोग यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे उनका मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ। साथ ही मंच पर आसीन वासुदेव मीणा जी, आप जिला विकास प्रबंधक हैं DDM, आपका मैं आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर चंद्रशेखर सुमन, निदेशक PNB झालावाड़, आपका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर नरेश शर्मा, आप संयुक्त निदेशक जैविक उत्कृष्टता केंद्र में हैं, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप प्रोफेसर हैं और हेड हैं फ्रूट साइंस उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में, मैं आपका भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में। डॉक्टर रितु राठौड़, आप सहायक आचार्य हैं कृषि अर्थशास्त्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर तुलिका आचार्य, आप वैज्ञानिक हैं गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। श्री हितेश मुआल जी, आप वैज्ञानिक हैं पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ में, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र कानोड़े, आप उपनिदेशक हैं पशुपालन विभाग में, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और जिन्होंने पूरे कार्यक्रम को पूरी सभा को अपना स्नेह प्रदान किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय पद्मश्री जैविक श्री हुकुमचंद जी पाटीदार और मैं आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, जिन्होंने कृषक वैज्ञानिक संवाद की जीवंतता बनाए रखी, मैं आप सबका पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। श्रोताओं, इसी के साथ दिनांक 15 फरवरी 2026 को आकाशवाणी झालावाड़ परिसर में रेडियो किसान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। इसमें वाचन एवं संकलन पवन शर्मा एवं बाल मुकुंद सुमन का, तकनीकी सहयोग नवीन कुमार लोधा, लोकेश कुमार मीणा, सुरेश कुमार मीणा व विनोद सोनी का, प्रस्तुति विमल शास्त्री की तथा परिकल्पना एवं संयोजन कमल प्रसाद मीणा का था।